जहाँ तक जय हिंद का सवाल है, यदि आप मेरे हॉस्पिटल में आओगे तो नीचे गार्ड से लेके सीईओ तक सब जय हिंद हम बोलते हैं। आजकल हमने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना बंद कर दिया जी, क्योंकि जब आप जय हिंद बोलते हो तो आपको गर्व होता है अपने हिंद पे जी, तो इसलिए अब हम सब जय हिंद ही बोलते हैं एक दूसरे को। कई भ्रांतियां भी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी है। तो आप ये मान के चलो कि यदि शुरुआती तौर पे किसी को डायबिटीज हुई और उसका इलाज सही जुडिशियस ट्रीटमेंट से हुआ तो डायबिटीज रिमिशन पॉसिबल है। यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मुझको डायबिटीज हुई और दवाई दी गई और 2-3-4 महीने में दवाइयाँ कम हो गई या बंद हो गई और वो फिर मीठा खा सकता है, तो ये फिर गलत चीज रहेगी। ये देखा गया है कि यदि माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं तो 50% चांस है बच्चों में होने का। यदि एक है तो आप मान लो 25% चांस है। तो हम तो मान के चलते हैं कि भाई अगर यदि आपके फैमिली में डायबिटीज है तो मान के चलो आपको कभी ना कभी होगा, तो आपको उसकी रोकथाम के उपाय सोच लेने चाहिए। और वो 20-30 साल में नहीं, वो तो 5, 10, 8 इस साल अवस्था में ही हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज वो मैजिक बुलेट है, मैजिक टैबलेट है जो मोटापा कम करती है, डायबिटीज कम करती है, उच्च रक्तचाप कम करती है, अस्थि बंधुरता कम करती है, ओबेसिटी कम करने से कैंसर रिस्क कम होता है। तो बहुत फायदे हैं एक्सरसाइज और प्रिवेंशन के। प्रॉब्लम अराइज वहाँ होती है जब हम कसरत नहीं करते और खाते जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम बोलते हैं अरे साहब अभी तो कुछ नहीं, हमारे बाप दादा तो देसी घी पी जाते थे। अरे वो देसी घी तब पीते थे जब वो मेहनत करते थे, खेत में जाते थे, साइकिल चलाते थे। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। कबीरदास जी का दुआ है कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करे जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। जी, तनाव मेरे को लगता है सब हम जेनेटिक प्रोन हो, खाना पीना ठीक नहीं हो, मगर वो जो स्विच है जिसमें कि डायबिटिक हो या हार्ट की प्रॉब्लम, वो तनाव से आता है। चाहे वो आपके गोल्स अचीव करने हो, आपको दफ्तर में प्रमोशन हो, बच्चे को एग्जाम्स देने हो, कुछ भी आप डेडलाइंस हो या ऐसे कोई गोल्स जिसने आपने जो आप अचीवेबल नहीं हो, तब आपको तनाव होगा और आपको पक्का फिर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर आएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। देखा कि जो लोग खासकर पंजाब वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ रही तो उनको मालूम है आर्मी का महत्व क्या है। हम लोग इधर जो है, इधर ज़्यादा लड़ाई नहीं देखी, ना ही साउथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई। यहाँ के भी लोग गए हैं फौज में, ऐसी बात नहीं है, मगर सामान्यतः जन सामान्य को ज़्यादा पता नहीं कि आर्मी क्या है। यदि मैं अभी आपके पॉडकास्ट से पूछूं कि कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला अभी तक आज़ादी के बाद, तो बहुत कम बता पाएंगे और बच्चे भी बहुत कम बता पाएंगे। तो हमारा ये एंडेवर है, हमारा ये दायित्व है कि लोगों को बताएं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संध्या चौक से। मेरे द्वारा इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बताएंगे मध्य प्रदेश के नामचीन डॉक्टर्स के बारे में, उनकी अलग अलग विधाओं के बारे में हमारे मेडिकल पॉडकास्ट के द्वारा। पल्मोनोलॉजी, रिमेटोलॉजी, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऐसी कई सारी विधाओं के बारे में इन डॉक्टर्स के साथ रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारे मेडिकल पॉडकास्ट बाय द जर्नलिस्ट। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर संध्या चौक से। आज हमारे साथ इंदौर के बहुप्रतिष्ठित वर्सेटाइल डायनामिक डॉक्टर संदीप जुल्का सर हैं, जो कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं और विगत 20 वर्षों से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं इंदौर शहर में दे रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते संध्या जी और जय हिंद। जय हिंद की बात से आप समझेंगे सर कि जितनी बार भी सर से मेरी बात होती है, सर का मैसेज या बातों की शुरुआत हमेशा जय हिंद से शुरू होती है। हिंद देश को रिप्रेजेंट करते हुए सर की पूरी फैमिली है। सर की बायोग्राफी में अच्छा खासा मेडिकल बैकग्राउंड है। सर, वहाँ से डॉक्टरी कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। संध्या जी, मुझे ये भी मालूम है कि आपके भाई भी फौज में है जी। वैसे ही मेरे पिताजी भी फौज में थे, 37 साल सर्विस करी उन्होंने। मेरी बहन भी फौज में थी, आर्मी मेडिकल कोर में जी। जहाँ तक जय हिंद का सवाल है, यदि आप मेरे हॉस्पिटल में आओगे तो नीचे गार्ड से लेके सीईओ तक सब जय हिंद हम बोलते हैं। आजकल हमने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना बंद कर दिया जी, क्योंकि जब आप जय हिंद बोलते हो तो आपको गर्व होता है अपने हिंद पे जी। तो इसलिए अब हम सब जय हिंद ही बोलते हैं एक दूसरे को। तो जिस मेडिकल विधा को सर रिप्रेजेंट करते हैं और जिस जगह से सर बिलोंग करते हैं, उसका बेस ही भारत भूमि है। तो ऐसे डॉक्टर संदीप जुल्का सर का दोबारा पुनः से स्वागत है जी। एंडोक्राइन्स बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है डायबिटीज़ या मधुमेह। मधुमेह कितने प्रकार के हैं और किस लेवल तक हम जाके इसको रिवर्स कर सकते हैं? जी जी,
मधुमेह जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली जो प्रकार हम बोलते हैं टाइप 1 बोलते हैं, जो कि अधिकतर बच्चों में होता है, ऐसा नहीं कि बड़ों में नहीं हो सकता। टाइप 2 है जो 95% जनता को होता है, जो अनुवांशिक है जी। जो टाइप 1 है वो ऑटोइम्यून है, जिसमें कि कोशिकाएं जो बीटा सेल वो नष्ट हो जाती है एंटीबॉडीज़ के कारण। टाइप 2 अधिकतर है वो अनुवांशिक है, और हमारा जो रहन सहन है, खाना पीना है, लाइफस्टाइल बीमारी है। और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में 20वें हफ्ते के बाद शुगर बढ़ने लग जाती है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि डायबिटीज़ करती है, जैसे कोविड में या कोरोना काल में सबने देखा कि स्टीरॉइड्स के कारण वो डायबिटीज़ हुई। तो ये अधिकतर यही तरह की डायबिटीज़ हैं। फिर बात आती है रिवर्सल या रिमिशन की, तो इसमें कई भ्रांतियाँ भी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी है। तो आप ये मान के चलो कि यदि शुरुआती तौर पे किसी को डायबिटीज़ हुई और उसका इलाज सही जुडिशियस ट्रीटमेंट से हुआ तो डायबिटीज़ रिमिशन पॉसिबल है। यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मुझको डायबिटीज़ हुई और दवाई दी गई और 2-3-4 महीने में दवाइयाँ कम हो गई या बंद हो गई और वो फिर मीठा खा सकता है, तो ये फिर गलत चीज़ रहेगी। रिवर्सल रिमिशन पॉसिबल है, मगर हो सकता है वो मामूली सी दवाई से कंटिन्यू हो जाए, अधिकतर दवाइयाँ विड्रॉ हो जाए। और यदि डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है, आप 20 साल की, 25 साल की, और आप सोचो रिवर्सल पॉसिबल हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जिसको मधुमेह है, उसको ये समझ आना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन में, तो इन बातों में ना आए, ये मिथ्या है कि उसको रिवर्सल पॉसिबल है। मगर हाँ, यदि शुरुआती तौर पे डायबिटीज़ है तो आप उसको रिमिशन में लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सर, शुगर के लिए एक ये भ्रांति भी है कि अगर पेरेंट्स को शुगर है या डायबिटीज़ है तो 110% गारंटीड है कि बच्चों को भी होगा। स्पेशली मेल्स में काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास भी ये कह के आते हैं। क्या प्रिकॉशंस ये लोग शुरू से ले सकते हैं? अगर अनुवांशिक डायबिटीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या शुरुआत से प्रिकॉशंस कोई भी व्यक्ति 30 ईयर्स या अर्ली एज से ले सकते हैं? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि हमने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये देखा गया है कि यदि माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं तो 50% चांस है बच्चों में होने का। यदि एक है तो आप मान लो 25% चांस है। तो हम तो मान के चलते हैं कि भाई अगर यदि आपके फैमिली में डायबिटीज़ है तो मान के चलो आपको कभी ना कभी होगा, तो आपको उसकी रोकथाम के उपाय सोच लेने चाहिए। और वो 20-30 साल में नहीं, वो तो 5, 10, 8 इस साल अवस्था में ही हो जाना चाहिए। दूसरा, एक हमको ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में डायबिटीज़ 10 साल पहले हो जाती है पाश्चात्य देशों से, और हृदयघात भी 10 साल पहले हो जाता है पाश्चात्य देशों से। तो कम उम्र में डायबिटीज़, कम उम्र में हार्ट अटैक। इसका कारण है हमारे जो जीन्स ऐसे हैं। तो हमारे जीन्स ऐसे हैं जो हमको प्रिडिस्पोज करते हैं डायबिटीज़ को, हार्ट अटैक को, और ऊपर से हमारा रहन सहन, तनाव, ये सब मिल के जो ये जो खिचड़ी बनी है, इसमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करें? तो कम उम्र से शुरू करते हैं। हर बच्चे को स्कूल में एक्सरसाइज अनिवार्य हो। बच्चे हम और आप जब स्कूल जाते थे, मैं केंद्रीय विद्यालय जाता था जो अपना चिड़ियाघर के पास है, तो हम सुखिया में रहते थे, तो साइकिल से जाते थे, तो 18-19 किलोमीटर साइकिलिंग होती थी। आजकल बच्चे हैं वो बसेस में जाते हैं, और आजकल तो बसेस भी कंडीशनड है, एसी बसेस है। फिर खाना जो है वो लोग आपके घर आ जाते हैं वेरियस जो फूड वेंडर्स के दिए जी, तो कैलोरी डेंस फूड हो जाता है, तनाव ज़्यादा है, क्योंकि हर जो आपके गोल्स ज़्यादा हैं, आपके महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, तो ये सब मिलके जो है वो डायबिटीज़ को प्रमोट करता है। तो एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि जो हम आज से 20 साल पहले जब मैं इंदौर आया हूँ प्रैक्टिस करता होगा, तो मेरे को 10-15 साल के बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को बहुत कम मिलता था, अब मिलता है। और मेरे सबसे छोटा तो बच्चा शायद 10-11 साल की, और एक 9 साल की बच्ची आई थी, उसको खैर एक जेनेटिक कंडीशन है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप कैसे रोकोगे? तो आपको कम उम्र से कसरत करने का उसमें इनकलकेट करना है। फिर आगे जैसे हम कामकाजी लोग हैं, जैसे हम लोग इधर बैठे हैं या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में है, तो फिर उनके लिए कार में जाएंगे तो दूर पार्क करें ताकि वॉक कर लें, एस्केलेटर लिफ्ट ना लें ताकि आप सीढ़ी चढ़ लें। फिर 20-25 मिनट बाद एक चक्कर मार लें अपने ऑफिस में। आपने बताया क्लिनिक में आप देखते हो, तो मेरे पास 3 चैम्बर्स है, मैं तीनों चैम्बर्स में घूम के देखता हूँ, हालांकि रोज सुबह खेलता भी हूँ। तो हमको अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को उसको मिलाना है।
आपस में इसको कहते हैं ना मैरी करना एक्सरसाइज। फिर गृहणियाँ हैं, अगर घर का काम करती हैं तो वो एक्सरसाइज में क्यों नहीं जाएगी? फिजिकल एक्टिविटी, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, आप बागबानी करते हैं तो दैट इज ऑल एक्सरसाइज, वो अच्छा है आपकी सेहत के लिए। और फिर आपकी एज अगर 60, 65, 70 होगी, इसका मतलब नहीं आप एक्सरसाइज छोड़ दो और बैठ जाओ और सारा दिन अखबार पढ़ते रहो, तो वो भी नहीं चलेगा कि डायबिटीज, मधुमेह तब भी आ सकती है जी। और अस्थिभंगुरता, और इस एज में क्योंकि उसकी बात करें तो मैं वो भी बोल दूँ, अस्थिभंगुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बोन्स रिस्क, फ्रैक्चर रिस्क कम हो जाता है, डायबिटीज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज वो मैजिक बुलेट है, मैजिक टैबलेट है जो मोटापा कम करती है, डायबिटीज कम करती है, उच्च रक्तचाप कम करती है, अस्थिभंगुरता कम करती है, ओबेसिटी कम करने से कैंसर रिस्क कम होता है। तो बहुत फायदे हैं एक्सरसाइज और प्रिवेंशन के। सर, शुगर एक बहुत बड़ी हार्मोनल इम्बैलेंस के लेवल में समाज में पैर पसार चुकी है। इसके साथ में एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम और आ रहा है जो शायद आपके हर सेकंड पर्चों में आता होगा, थायराइड इशू। थायराइड इश्यूज अगर देखा जाए तो जनरल जनता सामान्य रूप से ये कहती है कि एक थायराइड होता है जिसमें वजन बढ़ता है और एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें आंखें बाहर आती है और वजन कम हो जाता है। इसको हम किस तरह श्रेणीगत कर सकते हैं और इसके क्या प्रकार हैं और क्या रोकथाम है? जी संजय जी, आपने बिल्कुल सही बोला। बहुत लोगों को हाइपोथायराइडिज्म यानी जिसमें कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, वो आजकल डायग्नोज होती है। तो देखिए, थायराइड 2 प्रकार का है। थायराइड हार्मोन की जो विकृतियां हैं 2 प्रकार की है, जिसमें हार्मोन कम बनता है, एक में ज़्यादा बनता है। जैसे बताया, कम बनना ज़्यादा कॉमन है और महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशन है महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। मगर मुख्यतः हमने देखा कि जो जैसे किसी का TSH आया 6, 8, तो ये लेबोरेटरी की गलती के कारण होती है। तो आपके माध्यम से हम ये अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि चूज योर लेबोरेटरी वेल। आपकी लैब्स अच्छे से चूज करें ताकि आपको जो रिजल्ट मिले आप उस पर एक्शन दे पाओ। क्योंकि ज़रा सा वेट गेन होता है तो सबको लगता है कि कोई एक कारण होगा, वो थायराइड ही है, जबकि थायराइड के कारण सिग्निफिकेंट वेट गेन नहीं होता है। अब थायराइड क्यों ज़्यादा हो रहा है, उसका एक कारण हो सकता है डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, हमारे जो मापदंड है उसको ट्रीट करने के वो थोड़े से कम हुए। जैसे प्रेगनेंसी में, यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी में थायराइड जो है TSH 4 के ऊपर आता है तो उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके पहले 3 महीने में उसका खुद का थायराइड बनता नहीं है, वो माँ से उसको थायराइड का हार्मोन मिलता है तो इसको दिया जाता है। फिर एक चीज़ होती है जिसको सब क्लिनिकल या माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है, जिसमें ये TSH 8, 9, 10 के आसपास होगा, मगर हाँ कुछ चीज़ें देख के आप उसका इलाज करना चाहोगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या घेंगा हो, तो इन सब में देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही लैब से जांच कराएं और सही डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसका इलाज ठीक से। सर, थायराइड के लिए एक धारणा ये भी है कि पेरेंटल कंडीशन चल रही है, उन्होंने वो फलाना कुछ दवाइयाँ ली, कुछ हर्ब्स के थ्रू ये चले, थोड़े दिन पर आपके गले में एक अजीब सी नोट बन जाती है जिसको आपने घेंगा या सामान्य भाषा में गोइटर कहते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले हमें ये जानने में आया कि नेक कैंसर के भी प्रिवलेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कितनी जल्दी पेशेंट को ये जाग जाना चाहिए और क्या इसका मोटिव सर्जरी है, इसका प्रोग्नोसिस सर्जरी से ही ठीक है? देखिए, घेंगा जो होना वो बहुत कॉमन है। यदि मैं 100 बच्चों से शुरू करें तो प्यूबर्टल किशोरावस्था, जैसे बच्चियों को महीना आना शुरू हो या लड़कों की आवाज़ भारी हो रही है, उस अवस्था में भी कितने 100 में से 20 को छोटा सा गोइटर मिलेगा, क्योंकि प्यूबर्टी में हार्मोन बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो गोइटर या घेंगा और भर लेने से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसके साथ थायराइड हार्मोन के लेवल्स ऊपर नीचे होंगे तो हम उसका इलाज करते हैं जी। थायराइड कैंसर्स बहुत रेयर है, मगर थायराइड कैंसर्स का इलाज बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि थायराइड कैंसर मिलता है, हम उसको इलाज करते हैं, अगले 20-25 साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो थायराइड कैंसर्स के लिए कैसे स्क्रीनिंग करेंगे? अगर यदि फैमिली हिस्ट्री हो, वो घेंगा हो, तो एक सोनोग्राफी की जाती है और कभी कभी FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक छोटी सी मेन सुई डाल के उसको देखा जाता है कि कैंसर तो नहीं है जी। और अधिकतर बाकी कई बार घेंगा होता है और आप दवाई देते हो, थायराइड हार्मोन रिप्लेस करते हो तो घेंगा छोटा हो जाता है। तो यही जो सामान्यतः यही करते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये रहता है कि हमें कहा जाता है कि अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको आजीवन मेडिकेशन लेना है। तो कई फाइल्स जो घूमती घामती मेरे पास भी आती हैं, उसमें एक टेस्ट सर का बहुत कॉमन रहता है, NT-TPO। तो इस माध्यम से जनरल अवेयरनेस NT-TPO की भी। जी। देखिए, मैंने जैसे बोला कि सारे ऑटोइम्यून कंडीशंस विमेन में ज़्यादा कॉमन है, तो वही थायराइड हाइपोथायराइडिज्म विमेन में ज़्यादा कॉमन है। कुछ साल पहले तक, 15 साल पहले तक हम कोई बता नहीं सकते थे कि थायराइड हुआ क्यों। तो अब हमको पता है कि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। जो हमारे भाई बहन जो हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं, जैसे सिक्किम हो गया या दार्जिलिंग हो गया, तो उनमें थायराइड हार्मोन की कमी का कारण होगा आयोडीन डेफिशिएंसी। ओके। सामान्यतः प्लेन्स में कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी, और वो टेस्ट हम कर सकते हैं रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा, उसको बोलते हैं थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। और यदि ये किसी का पॉजिटिव है तो आपको फिर दवाई देना है, और मान के चलो कि दवाई पड़ेगी आगे जाके और जिंदगी भर लेना है। वहीं पे प्रेगनेंसी की बात करी थी हमने। यदि किसी महिला की जो बच्ची प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो उसका TSH हमको 2.5 के नीचे रखना है, ना कि 4 के नीचे। ओके। तो ये गाइडलाइंस जो है ये विश्व में बनाई जाती है ताकि बच्चे को मंदबुद्धि ना हो बच्चा। तो इसलिए ये सब अच्छे से हमको पता होना चाहिए, और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। सर, जो थायराइड पेशेंट्स हैं, रेगुलर फॉर एग्जांपल किसी को 50 mcg मेडिसिन दे रहे हैं, थायरोनॉम, थायराइडसिन, एल्ट्रोक्सिन, काफ़ी सारी मेडिसिन एज पर द केस। जी। इन मेडिकेशन में किस तरीके से पेशेंट डॉक्टर से पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमें अब ये मेडिसिन कब ऑल्टर करनी चाहिए? क्योंकि 50 mg क्या उसको रेगुलर खाते रहना है, जी। या 100 खाना है तो क्या 100 आजीवन खाते रहना? जी। तो क्या होता है, हम हर केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, ठीक, चाहे वो मधुमेह हो, चाहे उच्च रक्तचाप हो या थायराइड हो, हमको पेशेंट के अनुरूप दवाइयाँ और उसका टेस्ट करवाने होते हैं। तो सामान्यतः जैसे ले किसी बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें हम चाहेंगे कि बच्चा जल्दी हमारे पास आए, 2-3 महीने बाद ही आ जाए, और अगर हमको दवाई बदलनी हो तो उसका करें, क्योंकि बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स है। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, क्योंकि उनकी प्यूबर्टी उस पर डिपेंड करती है, उनकी लंबाई उस पर डिपेंड करती है, उनकी पढ़ाई उस पर डिपेंड करती है। वही गर्भवती महिला तो हर महीने थायराइड का टेस्ट आमतौर पे हम करते हैं ताकि थायराइड लेवल्स नॉर्मल रहे। ओके। वही कोई लेडी है या आदमी है भाई जो 50 साल के हैं और हमको मालूम है स्टेबल डोज पे, तो मैं तो कभी कभी उसको 6 महीने से 1 साल बाद वापस बुलाऊंगा। जी। यदि डोज ऑल्टर हुआ है तो उसको 2 से 3 महीने बाद बुला के उसको डोज ऑल्टर करते हैं, और अगर स्टेबल डोज है तो 8 महीने 1 साल में वापस बुलाया जाता है। परंतु ये एक बार अगर अधिक मात्रा में शुरू है तो पेशेंट्स तक ये मैसेज जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू कि अपने हिसाब से किसी की भी बातों में आके दवाइयाँ ऑल्टर ना करें और ना ही बंद करें। बिल्कुल सही। सर, एक बार बार एक विषय घूम के आ रहा है, मोटापा, जो कि पर्टिकुलरली बच्चों में काफ़ी स्पीडली देखा जा रहा है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स जिनकी मीनार की इस समय जल्दी हो रही है। अचानक से PCOS के चेंजेस आते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, और साथ में कहीं ना कहीं आगे जाके फिर कई बार थायराइड डिटेक्ट होता है। इसके किस टाइप के केसेस इस समय आप ऑब्जर्व कर पा रहे इंदौर के दृष्टिकोण? जी देखिए, इंदौर तो फूड कैपिटल है जी, स्वच्छ सिटी भी है और खूब खाने पीने का भी है। तो वहीं अगर हम पुराना चले तो हम एक थ्रिफ्टी जीनोटाइप बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान में डायबिटीज़ और जो हार्ट अटैक ज़्यादा जल्दी क्यों, तो हमारे जीन्स हैं, वही जीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन है। अब इसको मैं बोलता हूँ चक्रव्यूह। कैसे? जैसे एक बच्ची आई जिसको अनियमित हो, मासिक धर्म अनियमित हो, थोड़े से बाल हो, वहाँ से हो इरे, और उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी निकलता है, वजन ज़्यादा हो। सिंपल टेस्ट है, यदि बच्ची आपके घर में है और उसके गर्दन पे काला निशान है जिसको अकैंथोसिस बोलते हैं, उसका टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं, मान के चलो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यदि ये बच्ची आगे जाके प्रेगनेंसी प्लान करेगी शादी के बाद, तो उसको कम से कम 30-40% चांस है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज होगी। ओके। मगर आगे जाके और समस्या जटिल इसलिए हो जाती है कि यदि एक प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज होती है तो अगली में होने के चांसेस 50% है। और प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने के बाद 40% चांसेस है कि डिलीवरी के बाद फिर भी वो प्रेगनेंसी के होने के बाद भी वो डायबिटिक रहे। ठीक है। और होने वाली संतान को भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि हमारे श्रोतागण सुन रहे हो
तो यदि बच्ची का वजन ज़्यादा हो, पीसीओएस हो, तो उसको बिना वजन कम कराए प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना शादी के बाद, क्योंकि नहीं तो ये चक्रव्यूह ऐसा चलेगा कि वो उसको डायबिटीज़ होगी, उसकी संतान को डायबिटीज़ होगी, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। तो बच्चियों को भी कसरत कराना ज़रूरी है, प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देना ज़रूरी है। सर इसमें डाइट की हम बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का डाइट फॉर वेट रिडक्शन, फॉर ओवरऑल फिटनेस, फॉर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि वी आर स्टेइंग इन हाईएस्ट फूड जोन एरियाज, तो कहीं ना कहीं हमारे स्नायु तंत्र हमारे कंट्रोल में रहे, पर उसको कैसे मेटाबोलाइज करा जाए और कौन सा किस टाइप के प्लेटर्स हमारे साथ में? जी। तो इसमें पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आप मुझको कभी कभी 56 में मैं पाया जाऊंगा और मैं खाते हुए पाया जाऊंगा। कभी ऐसा ये नहीं हो कि बोले डॉक्टर संदीप बोलता कुछ है करता कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं खूब एक्सरसाइज करता हूँ। आज भी 2.5-3 घंटे ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हुई है, लॉन टेनिस हुआ है, सारे हॉस्पिटल्स पैदल राउंड लिए हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में था, मैं नेशनल फुटबॉलर हूँ, यूनिवर्सिटी एथलीट हूँ, 5 साल लॉन टेनिस में रिप्रेजेंट किया है। तो एक्सरसाइज मेरे जीवन का हिस्सा है। यदि आप ऐसा करते हो तो हफ्ते में एक बार जाके आप खाना भी चाहो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम अराइज वहाँ होती है जब हम कसरत नहीं करते और खाते जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम बोलते हैं अरे साहब अभी तो कुछ नहीं, हमारे बाप दादा तो देसी घी पी जाते थे। अरे वो देसी घी तब पीते थे जब वो मेहनत करते थे, खेत में जाते थे, साइकिल चलाते थे। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमको ये एक चीज़ और है जो तनाव है। अब तनाव में मैं बोलता हूँ, कबीरदास जी का दुआ है कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करे जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। जी, तनाव मेरे को लगता है सब हम जेनेटिक प्रोन हो, खाना पीना ठीक नहीं हो, मगर वो जो स्विच है जिसमें कि डायबिटिक हो या हार्ट की प्रॉब्लम, वो तनाव से आता है। चाहे वो आपके गोल्स अचीव करने हो, आपको दफ्तर में प्रमोशन हो, बच्चे को एग्जाम्स देने हो, कुछ भी आप डेडलाइंस हो या ऐसे कोई गोल्स जिसने आपने जो आप अचीवेबल नहीं हो, तब आपको तनाव होगा और आपको पक्का फिर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर आएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। न्यूट्रिशियस डाइट, हमारी हिंदुस्तानी डाइट बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हमारे प्लेट में दाल होगी, दही होगा जो प्रोबायोटिक है। आजकल सारी बीमारियों को लिंक करते गट पेट से, और ऐसा आयुर्वेद में तो बोला गया है। और अब जाके साइंस बोलती है कि पेट से सारी मोटापा भी है, कैंसर है, डायबिटीज है, वो सब पेट के जो गट माइक्रोबायोम है वहाँ से लिंक्ड है। और हम लोग तो मैं तो 365 दिन दही खाता हूँ, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, अंकुरित खाता हूँ। तो आप चाहे वेजिटेरियन डाइट लो, नॉन वेज डाइट लो, बट बैलेंस्ड डाइट इम्पोर्टेंट है। जी सर, आपसे मेरा परिचय जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2013 में हुआ था। फर्स्ट टाइम जब मैं CHL हॉस्पिटल जो उस समय हुआ करता था, जो कि अब केयर यूनिट ने टेक ओवर किया है, यहाँ पे जब मैं एंटर हुई तो मैंने पूछा डॉक्टर जुल्का को दिखाना है, तो एक व्यक्ति ने बोला वो चप्पल वाले डॉक्टर। आई स्टिल रिमेंबर दैट फ्रेज। और आपके कटिंग्स भी हम लोगों ने पेपर्स में देखे, तो ये चप्पल वाले डॉक्टर, क्योंकि फिर बाद में जब मैंने पूछा तो आई हैड एन क्यूरियोसिटी, तो वहाँ पे आपके साथ में भैया हैं जो आज तक मिस्टर जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल आज तक आपके साथ में। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला आप जाएंगे तो सर की गाड़ी वहाँ पार्क के बस डिक्की में झाँक के देखिएगा, तो उस डिक्की में मैंने देखे बोरे भर की चप्पलें। तो उन चप्पलों का क्या उपयोग है? जी। तो इसकी भी मजेदार स्टोरी है। जैसे मैंने बोला मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे जूते बहुत जल्दी वेयर ऑफ होते थे। तो मगर मैं जब भी सड़क पे जाता था तो मेरे को कोई ठेले वाला या ऐसा हमाल जो धक्का मार रहा है और इतना भारी ठेला धकेल रहा है, जब वो नंगे पर चलते देखता था तो मेरे को लगता था कि इसकी आजीविका उसके चलने से है, और पैर में घाव हुआ तो उसको क्या होगा। तो फिर मैंने क्या करा, जूते रखने शुरू कर दिया और उनको जूते पहनाना शुरू कर दिया। तो जैसे हेल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्प इज हैव इनफ, प्रोवाइड, दैट्स प्रोवाइड। हैव इनफ, हमारे पास बहुत है और हम दूसरों को दें। और जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है, धन भी बांटने से बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर वो करता गया और वो ऐसा हुआ कि लोगों को पता लगा। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया कि मेरा 44वां बर्थडे है, मैं 44 चप्पलें छोड़ के जा रहा हूँ।
तो ऐसा होते होते हमने करना शुरू करा। आपसे लोग जुड़ते गए, आपकी भाषा में आप चलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो सर ये सारे डिस्कशंस मेरे लिए भी काफ़ी एनलाइटनिंग है। इसके अलावा आज का जो मेरा मेडिकल पॉडकास्ट का मेन कंसर्न रहते हैं आज का यूथ, उसके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? जी, यूथ के लिए तो जैसे आप आयुर्वेद चाह रहे हैं तो होम्योपैथी, आप होम्योपैथी करते हैं तो आयुर्वेद में 4 चीजें बोली जाती हैं: आचार, विचार, विहार, आहार। तो देखो, भारतीय इंडियन जो नॉलेज सिस्टम बहुत एडवांस था। मतलब मैंने आपको एक छोटा सा दोहा बोला, किसका? कबीरदास जी का, तो 550 साल पहले लिखा उन्होंने कि भाई तनाव का शरीर पे असर होता है। और पाश्चात्य लिटरेचर में तो अभी आया है मुश्किल से 50 साल में कि तनाव होएगा तो शरीर पे असर डालते हैं। तो यूथ के लिए कसरत करना अनिवार्य है, हेल्दी डाइट लेना अनिवार्य है। तनाव मुक्त जीवन नहीं होता, तनाव सबको होगा। वहाँ जो सिपाही अपना जो आतंकवादियों से लड़ रहा है उसको भी तनाव होगा, मगर उसका तनाव इट इज सीमित है। हम इधर बैठ के कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस में हमारा कॉर्टिजोल बढ़ता है, वो फिर भूख ज़्यादा लगाएगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा। तो तनाव जितना कम कर सके वो, और एक दिन देश के लिए देना अनिवार्य है। एक दिन देश की अगर बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस, जो कि सर के नाम पे इंदौर में काफ़ी बड़े लेवल पे बनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस में सर के द्वारा महू के और इंदौर में रह रहे नामी गिरामी सारे जितने भी आर्मी के लोग हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। सर अभी लास्ट जो मैंने उनका आपका क्लिप देखा था, हालांकि मैं वहाँ आ नहीं पाई थी, उसमें आप लोगों ने एक शो प्रेजेंट किया था, उसके बारे में कुछ सुनना चाहिए। जैसा हम दोनों की फैमिलीज आर्मी से बैकग्राउंड में है, तो मैंने ये देखा कि जो लोग खासकर पंजाब वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ रही, तो उनको मालूम है आर्मी का महत्व क्या है। हम लोग इधर जो है, इधर ज़्यादा लड़ाई नहीं देखी, ना ही साउथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई। यहाँ के भी लोग गए हैं फौज में, ऐसी बात नहीं है, मगर सामान्यतः जन सामान्य को ज़्यादा पता नहीं कि आर्मी क्या है। यदि मैं अभी आपके पॉडकास्ट से पूछूं कि कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला अभी तक आज़ादी के बाद, तो बहुत कम बता पाएंगे, बच्चे भी बहुत कम बता पाएंगे। तो हमारा ये एंडेवर है, हमारा ये दायित्व है कि लोगों को बताएं। तो इस बार हमने क्या करा था कि जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसमें 3 परमवीर चक्र विजेता उनकी कहानी और एक महावीर चक्र विजेता उनकी कहानी दर्शाई थी। और हमारे साथ एक पूरी टीम है जिनको हम हेल्थ केयर सोल्जर्स बोलते हैं, और एक जीतू करके हमारे बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, एंथनी है वो शूट करते हैं। और हमने ये दिखाया, उसको लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। और जैसा आपने बोला, महू से लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब सब आए थे उसमें जी। और इतना अच्छा प्रोग्राम था, इतने और लोग रोए थे जी जी। क्योंकि आप जब देखते हो कोई 23 साल का व्यक्ति है जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। हमने योगेंद्र यादव साहब का भी बोला था, जो परमवीर चक्र 18 गोलियां खाने के बाद भी वो लड़े। तो ये हमारा दायित्व है कि हम लोगों को बताएं, और उसके माध्यम से हम ये हर साल करते हैं। तो सर अगेन काफ़ी प्रेरणादायी आपका पॉडकास्ट था। काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 20 मिनटों में मैंने भी सीखी, समझी। तो इंदौर के प्रतिष्ठित हार्मोन रोग विशेषज्ञ सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि डीएम कर चुके हैं सन 2004 में, और विगत 2005 से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर संदीप जुल्का सर, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी प्रेरणादायी हमेशा रहे हैं, वर्सटाइल रहे हैं और नेवर गिव अप की पोजीशन में, और जिनकी बातें हिंदी जय हिंद या फिर वंदे मातरम से शुरू होती, ऐसे डॉक्टर संदीप जुल्का सर को हमने सुना। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सर।